हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूं एलएलबी थर्ड ईयर। सेम है आपका फिफ्थ। एक्ट है आपका बीएनएसएस या सीआरपीसी। कोड है आपका 5006 और 5002। क्वेश्चन नंबर है आज का 14। पहले इन चीज़ों को क्लियर कर देता हूं। यहाँ पर दो नाम लिख रहे हैं, बीएनएसएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, और ये है सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता 1973। जो हमारी दंड प्रक्रिया संहिता थी उसको चेंज करके, उसका नाम चेंज करके अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बना है 2023 में। जो हमारा पहला था सीआरपीसी, उसका कोड था 5002, लेकिन जो अब नया जो बना है उसका कोड लगा है 5006। आपका जो पेपर आएगा उस पे इस प्रकार से दोनों ही नाम लिखे आएंगे आपके। ये भी नाम लिखा आ सकता है, ये भी, और ये दोनों ही कोड आ सकते हैं, यानी कि ये पेपर एक ही है आपका, है ना। पेपर एक है। ये जो दो नाम है इस वर्ष ही चलेंगे, अगली वर्ष से सिर्फ एक ही नाम चलेगा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक है। कभी कभी यह कोड जो है आपका 506 या 502 भी हो सकता है, और आता भी है 502। और अगर अब के कहीं ये नया लगे रहा होगा तो ये 506 भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, अगर किसी का सेमिस्टर या कोड मैच नहीं कर रहा हो तो दिक्कत नहीं है, आपका सिलेबस और आपका एक्ट आपका मैच कर रहा हो। आगे चलते हैं। मैंने एक व्हाट्सएप पे चैनल बनाया है रोहित गोस्वामी लॉ क्लास नाम से। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, इसको आप फॉलो कीजिए। इससे आपको लॉ से रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन, अपडेट एंड न्यूज़ प्रोवाइड कराई जाएंगी। आप लॉ के किसी भी सेमेस्टर से हो, किसी भी सिटी से हो, किसी भी कॉलेज से हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप लॉ के स्टूडेंट होने चाहिए हो, चाहे आप एलएलबी कर चुके हो, बीएलएलबी, एलएलबी, एलएलएम, किसी से भी हो, आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर सिर्फ आपको लॉ से ही रिलेटेड चीज प्रोवाइड कराई जाएंगी। दूसरा, अगर किसी स्टूडेंट को हमारे पीडीएफ नोट्स चाहिए तो हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर ओनली व्हाट्सएप मैसेज करके, कॉल ना करें, व्हाट्सएप मैसेज कर कर हमारे पीडीएफ परचेज कर सकता है। आप अगर पांचों एक्ट एक साथ लेना चाहते हो, एक्ट 5, तो आपको 499 का पेमेंट करना पड़ेगा। अगर एक वन एक्ट लेना चाहते हो तो आपको 199 का पेमेंट करना होगा। आगे चलते हैं। अब से पहले जो मैंने आपके क्वेश्चन कराए हैं आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट में जो आपका नाम है बीएनएसएस, सीआरपीसी दोनों लिखा हुआ है, और आपका कोड 5002 और सेमिस्टर वहां पे लिखा हुआ है। आप प्लेलिस्ट जाकर चेक कीजिएगा। ज्यादा बात ना करते हुए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में चलने से पहले थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। आज का जो क्वेश्चन है वो है संज्ञेय वे असंज्ञेय। जिन स्टूडेंटों ने हमारी पुरानी वीडियोस देखी हैं उनको ये आसानी से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो स्टूडेंट न्यू हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत आएगी क्योंकि उन्होंने पहली वीडियोस नहीं देखी हैं। फिर भी मैं इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। संज्ञेय वो होता है जिनमें गंभीर अपराध होते हैं। गंभीर, पहले इसे अच्छे से क्लियर कर देता हूं। पहले संज्ञेय को देखते हैं। संज्ञेय जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल मतलब ये ऐसा अपराध होता है जो अजमानतीय होता है। इसमें जमानत नहीं मिलती है। बहुत कम चांस ऐसे होते हैं, कुछ अपवाद ऐसे होते हैं जहां पर इसमें जमानत मिलती है, नहीं तो इसमें जमानत नहीं मिलती है, ठीक है। दूसरी तरफ है असंज्ञेय। ये इसको बोलते हैं नॉन कॉग्निजेबल।
इसमें ज्यादातर जो मामले होते हैं जमानतीय होते हैं, इसमें जल्दी से जमानत मिल जाती है। जैसा एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूं मैं, इसमें हत्या, अपहरण, बलात्संग, हत्या का प्रयास, ठीक है, और भी बहुत सारे अन्य हैं जो गंभीर प्रकृति के होते हैं, ठीक है। कुछ अब बात करते हैं जमानती अपराध, जैसे मारपीट, छोटी मोटी मारपीट जो हो जाती है आपस में, शरारत, शरारत कर रहे थे और गंभीर चोट किसी के लग जाती है, जानबूझकर नहीं करी है लेकिन, ठीक है। दूसरा पारिवारिक मामले, और बलवा, ठीक है, या कोई तनाव की स्थिति उत्पन्न करने वाला व्यक्ति, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, छोटे मोटे, इनमें आसानी से जमानत मिल जाती है। एक मोटे तौर पर और देख लेते हैं, इसमें जो अपराध है इस प्रकृति का हो कि उसमें अगर सजा होनी है तो ज्यादा से ज्यादा 3 वर्ष की सजा हो, तो ये जमानतीय है, ठीक है। अगर इसमें ज्यादा से ज्यादा अगर सजा होगी, ऐसा अपराध हुआ है तो 3 वर्ष तक की ही सजा होनी चाहिए। ऐसे अपराधों में जमानत आसानी से मिल जाती है, कहीं कहीं ये 2 वर्ष भी होता है, ठीक है, अधिकतम। मतलब ऐसे अपराध किए हों जिसमें अधिकतम सजा उसे 2 वर्ष मिलनी थी, तो उसमें जमानत आसानी से मिल जाती है। यहां पर आते हैं, कम से कम 3 वर्ष से ऊपर का अपराध किया हो, सजा का मतलब ऐसा अपराध किया है जिसे 3 वर्ष से ज्यादा की सजा मिलनी ही है, या कहीं पर ये ऐसा लिखा आता है 2 वर्ष से ज्यादा की सजा का अपराध किया है, तो उसे बोलते हैं अजमानतीय, यानी संज्ञेय अपराध। आज का जो क्वेश्चन है वो है, संज्ञेय अपराध किसे कहते हैं, असंज्ञेय अपराध किसे कहते हैं, तथा दोनों में अंतर बताइए, डिफरेंट बिटवीन कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल, ठीक है। तो इन दोनों को देखेंगे, संज्ञेय तथा असंज्ञेय अपराध में अंतर। आगे चलते हैं, अब संज्ञेय अपराध तथा असंज्ञेय अपराध का वर्णन कीजिए तथा इसमें अंतर बताइए। आगे लिख देता हूं यहां पर, तथा अंतर बताइए, ठीक है। तो यहां पर ये प्रश्न हो गए आपके अलग अलग 3, संज्ञेय अपराध किसे कहते हैं, असंज्ञेय अपराध किसे कहते हैं, दूसरा है अंतर बताइए दोनों में। अब हम आगे अपने, देखो मैंने इस क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, अब उम्मीद ये है कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। आगे चलते हैं, पहले देखेंगे हम संज्ञेय अपराध। दंड प्रक्रिया, देखो दंड प्रक्रिया की जगह अब हमारा जो एक्ट है ये चेंज हो चुका है, तो हम दंड प्रक्रिया की जगह लिखेंगे BNSS, यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को शॉर्ट में क्या लिखेंगे हम, BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ये हमारा एक्ट का न्यू नाम है, ठीक है। इसको हम शॉर्ट में लिख देंगे BNSS, ठीक है, इस प्रकार से। अब इसकी जो पुरानी धारा थी वो थी 2 के CRPC के अकॉर्डिंग, लेकिन अब जो न्यू एक्ट आया है उसके अकॉर्डिंग है इसका सेक्शन 21 यानी झ। आगे चलते हैं, संज्ञेय अपराध एवं मामले से अभिप्राय ऐसे अपराध एवं मामले से है जिनमें पुलिस अधिकारी प्रथम अनुसूची के अनुसार या तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि के अनुसार वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। देखो यहां पर विधि की मात्रा इधर से चढ़ेगी, इधर गलत हो गई है, ठीक है। यहां पर बोला है अगर कोई व्यक्ति संज्ञेय अपराध करता है, कैसे अपराध करता है, इस प्रकार के कोई अपराध करता है और पुलिस को इत्तला हो जाती है, तो पुलिस बिना वारंट के, बिना किसी आदेश के मुजरिम को गिरफ्तार करने का प्रयास करेगी और तुरंत गिरफ्तार करेगी, ठीक है।
किसी का इंतजार नहीं करेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। लेकिन उसने क्या करा हो, विधि का उल्लंघन वाला अपराध किया हो, और वो कैसा हो, गंभीर प्रकृति का, ये यहां पर बोला है। प्रथम अनुसूची के अनुसार तत्समय प्रवर्त किसी विधि के अनुसार वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता की जगह देखो बार बार बता रहा हूं, BNSS आपको लिखना है कि प्रथम अनुसूची द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि कौन से अपराध संज्ञेय अपराध है तथा कौन से अपराध असंज्ञेय हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की प्रथम जो सूची है, प्रथम अनुसूची जो है, उसमें बताया गया है कि संज्ञेय अपराध कौन से हैं और असंज्ञेय अपराध कौन से हैं। और यहां पर भी मैंने थोड़ा एग्जाम्पल आपको बताया है, हत्या, अपहरण, बलात्संग, हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, डकैती, ये सब। और देखो ये तीनों अलग अलग होते हैं, लूट अलग होती है, चोरी अलग होती है, डकैती अलग होती है, ये तीनों भी अलग होते हैं। तो ये गंभीर प्रकृति के अपराध हैं जिनमें जमानत नहीं होती है। कुछ ऐसे अपराध हैं, मारपीट, शरारत, पारिवारिक यानी फैमिली झगड़े, बलवा या तनाव वाले, तो ये क्या है, थोड़े नॉर्मल झगड़े होते हैं, तो इनमें जमानत आसानी से मिल जाती है। ठीक है, या किसी के छुट्टू चोट आ जाती है। आगे चलते हैं। संज्ञेय अपराध गंभीर प्रकृति के होते हैं। संज्ञेय अपराध करने वाला व्यक्ति अपने अपराध को गुप्त रखना चाहता है तथा भागकर स्वयं को छिपाना चाहता है तथा अपराध के सभी सबूत नष्ट करना चाहता है। इसलिए ऐसे मामलों में समय महत्वपूर्ण कारक है तथा पुलिस अफसर द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 12 के अनुसार जांच शीघ्र आरंभ कर दी जानी चाहिए। संज्ञेय अपराध अधिकतर गंभीर होते हैं तथा पुलिस अधिकारी ऐसे मामलों में अपराधी को बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है तथा बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति प्राप्त किए मामले का अन्वेषण कर सकता है। ठीक है, अब इसका पूरा सार क्या है। जब कोई व्यक्ति इस प्रकार के अपराध करता है, कैसे, गंभीर, देखो इस एरो को हम आगे ले जाते हैं, ठीक है, समझने के लिए। ये संज्ञेय वाला है एरो। जब कोई व्यक्ति गंभीर अपराध करता है तो पुलिस क्या करती है, उसे तुरंत गिरफ्तार करती है, क्योंकि जो गंभीर अपराध करता है वह व्यक्ति सबूत मिटाना चाहता है, ठीक है, या भागना चाहता है, या कोई और गंभीर अपराध दोबारा से पुनः ना कर दे, पुनः अपराध ना करे। इसके लिए पुलिस तुरंत उस व्यक्ति को गिरफ्तार करना चाहती है, ठीक है, या सबूत ना मिटा दे, भाग ना जाए, या पुनः अपराध ना कर दे। तो ये क्या है, गंभीर प्रकृति का अपराध है, और ऐसे अपराध ना हो या वो भाग ना जाए अपराधी, तो पुलिस ना तो वारंट की चिंता करती है कि वारंट लेके आए तब इसे गिरफ्तार करेंगे, या मजिस्ट्रेट का आदेश आए। उसे आदेश है किसको, पुलिस को, कि तुरंत जाए, पुलिस तुरंत जाए और ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करे। ठीक है, दूसरा, और पुलिस इसमें तुरंत अन्वेषण यानी सभी सबूतों को इकट्ठा करने की, जांच पड़ताल करने की, पूछताछ करने की जो प्रक्रिया है, तुरंत कर सकती है। अन्वेषण का एक समझने के लिए मैंने आपको शब्द बताया था, जांच। ठीक है, वैसे अन्वेषण और जांच जो है बहुत ही अलग अलग हैं। क्या है, अलग अलग दोनों, ये अलग है, इसका अर्थ और इसका अर्थ अलग है। ठीक है, लेकिन अन्वेषण उसलिए आपको समझने के लिए बता दिया है, जांचना मतलब जैसे कोई अपराध हुआ है उसे जांचने के लिए पुलिस जाए और मौके की स्थिति को देखते हुए सबकी अन्वेषण करे, जांच करे। वैसे जांच और अन्वेषण में क्या अंतर है बता देता हूं। जैसे FIR है, FIR में नाम लिखा जाता है, स्थान लिखा जाता है, अपराधी का नाम अगर कोई हो तो, और ना हो तो गुमनाम लिखा जाता है। ठीक है, नाम, स्थान, अपराधी का नाम, ठीक है। इसी प्रकार से मरने वाले का नाम, या जिसके संग अपराध मतलब जिसके संग दुर्घटना हुई है उसका नाम, उसका स्थान और सारा पता लिखा जाता है। कितने व्यक्ति अपराध में शामिल थे ये सब लिखा जाता है, कितने और जो भाग गए हैं, फरार हैं, सारी चीज वहां पे लिखी जाएंगी। सबूत जो हो
वो लिखे जाएंगे, गवाह जो हैं वो लिखे जाएंगे, ये सारी चीज एफआईआर में लिखी जाएंगी। ठीक है। दूसरा, जो व्यक्ति एफआईआर कराने आया है वादी पक्ष, उसकी भी बातें वहां लिखी जाएंगी। इन सभी का अन्वेषण पुलिस करेगी बिना किसी परमिशन के। वारंट की परमिशन भी नहीं लेगी, ना मजिस्ट्रेट की परमिशन लेगी, ना ही अन्वेषण की परमिशन लेगी। इसे क्या है, ऑलरेडी इतनी छूट दी गई होती है। ठीक है। और जांच क्या होती है, जब एफआईआर में इस प्रकार की सारी चीजें लिख दी जाती हैं, जांच करता है मजिस्ट्रेट। जांच करेगा मजिस्ट्रेट। क्या जांच करेगा कि जो एफआईआर बनाई है क्या वो विधि का उल्लंघन करने वाली है या नहीं, या किसी व्यक्ति पर मिथ्या आरोप लगा दिए गए हैं, या कोई ऐसी ही झूठी कोई कहानी बना दी गई है। ये कौन देखेगा, मजिस्ट्रेट देखेगा। ये जांचने का अधिकार मजिस्ट्रेट का है। लेकिन अन्वेषण का अर्थ जांच इसलिए लिखा है कि आप अच्छे से थोड़ा चीजों को रिदम में ले आओ। ठीक है, आगे चलते हैं। आपका संज्ञेय वाला मैंने करा दिया है, अब देखते हैं असंज्ञेय वाला। असंज्ञेय अपराध, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा, दंड प्रक्रिया संहिता की जगह आपको क्या लिखना है, BNSS 2023 या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 आपको ये लिखना है। और इसमें जो सेक्शन है 2 था CRPC के अकॉर्डिंग, जो न्यू है हमारा BNSS के अकॉर्डिंग 2(1) अड़े, गणित वाला अड़े है ये। ठीक है, आगे चलते हैं। असंज्ञेय अपराध या मामले से अभिप्राय ऐसे अपराध एवं मामले से है जिनमें पुलिस अधिकारी को वारंट के बिना गिरफ्तार का अधिकार नहीं होता। असंज्ञेय मामले कैसे होते हैं, जो कम गंभीर प्रकृति के होते हैं, जिनमें किसी को ज्यादा गंभीर चोट नहीं आती है या कोई गंभीर मामला नहीं होता है। इसमें पुलिस किसी व्यक्ति को जाकर गिरफ्तार नहीं करती है और ना ही इसमें जल्दी से एफआईआर पुलिस लिखती है। ठीक है, पुलिस भी जल्दी से इसमें एफआईआर नहीं लिखती है। तो ऐसे अपराध के व्यक्ति या दुर्घटना वाला व्यक्ति, ऐसे का केस डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश होता है। पुलिस भी इनमें ज्यादातर इंटरेस्ट नहीं लेती है, ये भी सोचती है कि छोटे मोटे मामले हैं, अगर इनके ऊपर एफआईआर की जाएगी तो ये परेशान होगा, या तो पुलिस इन्हें थाने में ही सुलझाने की कोशिश करती है। अगर ये मैटर थाने में सॉल्व नहीं होते हैं तो इन्हें एफआईआर नहीं लिखती है, इन्हें इग्नोर करती है। तो उस समय ये व्यक्ति सोचते हैं कि पुलिस हमें इग्नोर कर रही है, लेकिन ये व्यक्ति मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं और इनका केस वहां पर चलता है। जब मजिस्ट्रेट आदेश देगी, ठीक है, मजिस्ट्रेट आदेश देगी तभी इनके अपराधियों को गिरफ्तार किया जाएगा वारंट के आधार पर। मजिस्ट्रेट वारंट निकालेगी कि भाई, और ये पुलिस को आदेश देगी, कौन, मजिस्ट्रेट, के उस व्यक्ति को, फलां व्यक्ति को गिरफ्तार करके यहाँ पे लाया जाए। क्योंकि ये केस जो है कोर्ट में चल रहा है, और कोर्ट के केस कैसे चलते हैं, A बनाम B ऐसे चलते हैं। और जो एफआईआर वाले केस होते हैं, स्टेट केस जो होते हैं, वो चलते हैं जैसे A अपराधी हो गया बनाम स्टेट ऑफ यूपी। ठीक है, ऐसे चलते हैं वो। तो ये क्या है, एफआईआर वाले केस हैं, ये मजिस्ट्रेट वाले केस हैं। ये जमानतीय वाले होते हैं ज्यादातर, और ये अजमानतीय। कुछ प्रकृति ऐसी होती हैं जिनमें इनमें भी जमानत हो जाती है, लेकिन कुछ केस ऐसे होते हैं जमानतीय प्रकृति के, लेकिन इसमें भी जमानत नहीं होती है, अपवाद। ठीक है, आगे चलते हैं। असंज्ञेय अपराधों में पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना अन्वेषण आरंभ नहीं कर सकता। और दूसरी बात देखो, अजमानतीय मामले जो होते हैं, हत्या, अपहरण, बलात्संग, जो गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं, इसमें पुलिस बिना किसी की परमिशन के क्या करने लग जाती है, अन्वेषण। अन्वेषण यानी जांच करने की इसे छूट होती है। जांच में शब्द इसलिए बोलता हूं आप समझ लो, अन्वेषण आपकी समझ में नहीं आएगा, मतलब छानबीन। अन्वेषण यानी छानबीन करने की पुलिस को आजादी होती है। ठीक है, लेकिन जो असंज्ञेय मामले होते हैं, इनमें पुलिस को छानबीन करने की आजादी नहीं होती जब तक मजिस्ट्रेट आदेश नहीं दे देता। अनुमति के बिना अन्वेषण आरंभ नहीं कर सकता। यह मामले छोटे अपराधों से संबंधित होते हैं तथा समाज को तुलनात्मक रूप से कम हानि पहुंचाते हैं। मतलब ये
छोटे मोटे दिनचर्या के जो हमारे झगड़े होते रहते हैं ऐसे होते हैं, और ये समाज को ज्यादा गंभीर खतरा नहीं पहुंचाते, और ये हमारे दैनिक अपराधों में शामिल होते हैं। अब दैनिक अपराध कैसे होते हैं? किसी के रास्ते के ऊपर झगड़ा हो गया, किसी की बाइक खड़ी करने के ऊपर झगड़ा हो गया, किसी ने किसी बच्चे को पीट दिया उसके ऊपर झगड़ा हो गया। मतलब ये दैनिक जो हमारी क्रिया होती हैं, पारिवारिक भाई बहन में झगड़े हो गए, भाई भाई में झगड़े हो गए, सास ससुर के झगड़े, ऐसे ये छोटे मोटे झगड़े होते हैं। ठीक है, तो इनमें पुलिस ज्यादा इंटरेस्ट ना लेती है, और जब इसमें लगता है कि गंभीर प्रकृति का है थोड़ा सा, तो पुलिस फिर भी इग्नोर करती है, तो ये मजिस्ट्रेट के पास चले जाते हैं। आगे चलते हैं। विधि की अपेक्षा है कि ऐसे मामलों में पुलिस स्वयं हाथ नहीं डालेगी। अपराध से पीड़ित व्यक्ति को मजिस्ट्रेट से शिकायत करके कार्रवाई करनी होती है। इसमें आदेश दिया गया है कि पुलिस ऐसे मामलों में हाथ ना डाले, क्योंकि अगर जब पुलिस एंट्री मारती है तो एक व्यक्तियों की सोच जो बदल जाती है कि आपने मेरे खिलाफ पुलिस को बुला दिया है, इतना बड़ा मैटर नहीं था। तो जो उनकी जो आपसी मिलाप था, होने वाला था, लेकिन उनमें और ज्यादा मनमुटाव हो जाता है, तो इसलिए पुलिस वहां पर ज्यादा इंटरफेयर नहीं करती है। ये क्या होते हैं? मजिस्ट्रेट मामले होते हैं। आगे चलते हैं। इसे मजिस्ट्रेट ही देखेगी। कुछ चांस ऐसे होते हैं जब पुलिस इग्नोर कर देती है तो व्यक्ति घर पे भी शांत बैठ जाता है कि जब पुलिस इंटरेस्ट नहीं ले रही है तो छोड़ो, कोई बात नहीं है, और वो इधर उधर होके वो मामले धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई व्यक्ति नहीं चाहता है कि फैसला हो, तो वो मजिस्ट्रेट के पास जा सकता है। इसमें एक केस है, जैसा कि मैं प्रत्येक वीडियो में आपको बताता हूं, अगर हम केस लिखते हैं तो हमारे अच्छे नंबर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक केस है ओम प्रकाश वनम यूनियन ऑफ इंडिया, 2012 का ये केस है। इसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभी निर्धारित किया गया कि असंज्ञेय अपराध एवं मामले से अभिप्राय ऐसे अपराध एवं मामले से है जिसमें पुलिस अधिकारी अथवा आबकारी अधिकारी, इसे काट दो, द्वारा किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। देखो यहां पर भी बोला है, उच्चतम न्यायालय है यानी हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, अगर कोई असंज्ञेय अपराध है, यानी कि जो हमारे जमानती इस प्रकार के जो अपराध हैं हमारे ये वाले, ठीक है, अगर इस प्रकार का कोई अपराधी है तो उसे पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी। ठीक है, बिना वारंट के। आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध में अंतर बताइए। तो संज्ञेय अपराध किसे कहते हैं? ये गंभीर प्रकृति के होते हैं संज्ञेय अपराध। असंज्ञेय अपराध ये साधारण प्रकृति के होते हैं। इसमें पुलिस बिना वारंट के अपराधी को गिरफ्तार कर सकती है। असंज्ञेय अपराध, इसमें पुलिस बिना वारंट के अपराधी को गिरफ्तार नहीं कर सकती। आगे चलते हैं। थर्ड नंबर का पॉइंट है, इसमें पुलिस अधिकारी बिना किसी आदेश के जांच आरंभ कर सकता है। मतलब जांच यानी अन्वेषण जो है कर सकती है। जांच तो मजिस्ट्रेट ही करता है, लेकिन समझने के लिए मैंने यहाँ पे आपके लिए जांच लिखा था, यानी छानबीन कर सकती है बिना आदेश के। इसमें पुलिस अधिकारी बिना आदेश के जांच यानी अन्वेषण, ठीक है, जो हमारी छानबीन होती है, समझने के लिए मैंने जांच लिख दिया था, अन्वेषण नहीं कर सकती है। असंज्ञेय मामलों में बिना परमिशन के अन्वेषण नहीं करेगी। इसमें कार्रवाई करने के लिए परिवाद की आवश्यकता नहीं होती है। परिवाद को किसे कहते हैं? परिवाद तब होते हैं जब एफआईआर नहीं लिखी जाती है और कोई पक्ष मजिस्ट्रेट के पास अपना केस लेके जाता है, जो बना इस प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं स्टेट केस, जैसे मैंने बताया था, एफआईआर ए बनाम स्टेट ऑफ यूपी। एक होता है ए बनाम बी, जिसमें एफआईआर नहीं लिखी जाती है, एफआईआर नहीं लिखी गई है, नहीं लिखी, और ये मजिस्ट्रेट के पास कोई पक्ष जाए, ठीक है, और वहां पर मजिस्ट्रेट उस केस को स्वीकार करे, तो उसे कहते हैं परिवाद केस। आगे चलते हैं। इसमें कार्रवाई परिवाद से आरंभ होती है, जैसा कि मैंने बताया है, तो इसे कहते हैं स्टेट केस, ठीक है, और ये होते हैं ए बनाम बी वाले केस, जिसमें मजिस्ट्रेट के सामने सुनवाई करते हैं। आपके समझने के लिए देखो मैं कर रहा हूं। इसमें कार्रवाई परिवाद से आरंभ होती है और इसमें कार्रवाई
परिवाद की आवश्यकता नहीं है, इसमें एफआईआर होती है। ये जो क्वेश्चन था मैंने समझाने का पूरा प्रयास किया है। अगर कहीं कोई त्रुटि रहती है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आपने वीडियो को अंत तक देखा है, मुझे अच्छे से सुना है, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।